नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक, केंद्रीय नेतृत्व में होगी उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक। विभिन्न सांगठनिक विषयों में भूमिका को लेकर होगी चर्चा। महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों का फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। कार्यक्रमों में सांसदों की ज्यादा भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी। गांव में प्रवास कार्यक्रमों को लेकर बनेगी आगे की योजना। महेंद्र भट्ट, अजय सहित निर्वाचित सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हो सकते हैं शामिल। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यक्रमों में सांसदों की ज्यादा भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन इन पर। पीयूष, क्या हलचल है दिल्ली में? क्योंकि देखिए, उत्तराखंड के सीएम लगातार तमाम बड़े मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो करीब 2 दिनों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात कई केंद्रीय मंत्रियों से हुई और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। सबसे बड़ी बात है कि आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है और इस बैठक में उत्तराखंड के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रभारी, यूं कहें कि उत्तराखंड के जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि जो जनसंपर्क अभियान चलाया गया था उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी कहीं न कहीं यहाँ पे देखा जाएगा। इसके साथ ही कई जो जिम्मेदारियां हैं वो तमाम सांसदों को दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन की बात करें या अन्य विषयों की बात करें, इसको लेकर भी कहीं न कहीं एक रणनीति बनेगी। चूंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार से पहले उत्तराखंड सरकार ही यूसीसी को ला सकती है और इसको लेकर चर्चाएं तेज है, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो गया है और संभवतः सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना है। और ऐसे में आज जब बैठक होगी तो यूसीसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज कहीं न कहीं दिल्ली में होने वाली है। ये बैठक अगर हम बात करें तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। करीब 1 से 2 घंटे तक ये बैठक चल सकती है और संभवतः इस बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत करते हुए इस बैठक के बारे में क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है, इस बात की जानकारी इन नेताओं द्वारा कहीं ना कहीं दी जा सकती है। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। इंडिया नाम लगा लेने से सब कुछ ठीक नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि हम यहां पर मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागे और मणिपुर पर देश को विश्वास में ले। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, अब देखिए, इंडिया नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तुलना आतंकी संगठनों के साथ कर दी है। वही विपक्ष भी इस पर हमलावर है, इसलिए कि मणिपुर पर तो चर्चा हो नहीं रही लेकिन इंडिया के नाम पर चर्चा हो रही है। अगर हम बात करें तो आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी और इस बैठक में तमाम जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद थे वो भी मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चूंकि इस बैठक में मौजूद थे और चूंकि प्रधानमंत्री ने इस बैठक में सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक मैंने नहीं देखा है। इसके साथ ही आपने देखा कि हाल ही में एक बड़ी बैठक विपक्षी दलों ने की थी और गठबंधन का जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसका नाम कहीं ना कहीं INDIA इंडिया रखा गया था। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रखने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं और कहीं ना कहीं कई लोग इंडिया का नाम बेहतर के लिए रखते हैं, कई लोग इंडिया का नाम अलग तरीके से रखते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि इंडिया ईस्ट इंडिया में भी है, इंडिया मुजाहिदीन में भी इंडिया है और PFI में भी इंडिया है। तो तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पर सीधे तौर पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कही। सबसे बड़ी बात है कि इस जो संसदीय दल की बैठक हुई थी इसमें अन्य तमाम विषयों पर भी चर्चा हुई। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से लगातार विपक्ष भी हमलावर है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अन्य विषयों पर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया नाम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष दावे कर रहा था कि एक बेहतर नाम है और कहीं ना कहीं कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता, ऐसे में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर इस पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है और सीधे तौर पर इंडिया मुजाहिदीन का भी इसमें जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि इसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया लगा है। ऐसे में तौर तरीके और इंडिया नाम रख लेने से कहीं ना कहीं चीजें बेहतर नहीं होती। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
इधर संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन के नाम इंडिया पर तंज कसते हुए निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, आप जो चाहे कर लीजिए, हम इंडिया हैं। उत्तराखंड में गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट में उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। रिपोर्ट में 5 सालों में गरीबों की संख्या राज्य में घटी है। आपको बता दें, राज्य में गरीबों की संख्या 17.67 और से 9.67% पहुंच गई है। वहीं इसको लेकर के सीएम धामी ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय डबल इंजन की सरकार को जाता है। दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर। स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सभी दलों की बैठक। सभी नेताओं से गतिरोध समाप्त करने पर होगी चर्चा। सदन के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर बिरला की बड़ी पहल। पहले भी स्पीकर बिरला के हस्तक्षेप से गतिरोध हुआ है दूर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर बिरला की बड़ी पहल। पहले भी स्पीकर बिरला के हस्तक्षेप से गतिरोध दूर हुआ है और एक बार फिर से सभी को एक साथ बुलाया है स्पीकर बिरला ने। सभी दलों को एक साथ बुलाकर के सभी नेताओं से गतिरोध समाप्त करने पर चर्चा करने को कहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये बात कहा कि ये मेरी धार्मिक यात्रा है। मैं काशी से कुछ ऐसा लेकर जाना चाहता हूं जो इंद्रियों से परे हो। साथ ही कहा कि मैं धर्म पत्नी के साथ धर्मस्थली पर आया हूं, मैं कोई प्रचार करने नहीं आया हूं। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कैंसर से पीड़ित है। पिछले हफ्ते नवजोत कौर की चौथी कीमोथेरेपी हुई थी, जिस बीच उनकी पत्नी ने काशी जाने की इच्छा जाहिर की थी। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने फिल्म के कलाकारों की सीएम ने तारीफ की, साथ ही पहाड़ों के विकास की बात कही। बता दें कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 79वीं बलिदान दिवस पर फिल्म आधारित है। फिल्म की ट्रेलर लॉन्चिंग गढ़वाल भवन में हुई है। शहीदों के सम्मान में अभियान चलाएगी मोदी सरकार। शहीदों के नाम मेरी माटी मेरा देश अभियान गांव से लेकर शहरों तक चलाए जाएंगे कार्यक्रम। देश के सभी गांव से मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी। कर्तव्य पथ पर बनाया जाएगा एक उद्यान, अमृत वाटिका दिया जाएगा उद्यान का नाम। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा अभियान। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहीदों के नाम मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर बनाया जाएगा एक उद्यान। इसी के साथ साथ अमृत वाटिका दिया जाएगा उद्यान का नाम। शहीदों के नाम मेरी माटी मेरा देश अभियान। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। दोनों के बीच संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की है और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में किस प्रकार से कार्य चल रहा है, ये भी इस चर्चा का विषय रहा। दोनों के बीच सांगठनिक विस्तार को लेकर के भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास मुलाकात। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की गई महेंद्र भट्ट की ओर से। छत्तीसगढ़ में बस्तर का नाम सुनते ही खौफ का मंजर लोगों के जहन में आने लगता है। बीते कई दशकों से प्रदेश के बस्तर इलाकों में नक्सलियों का आतंक चल रहा था, जो कानून के लिए परेशानी का सबब था। लेकिन भूपेश सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने की कोशिशों को बल दिया है। बीते 4 सालों से प्रदेश में नक्सली घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। साथ में नक्सल प्रभावित इलाकों में सीएम भूपेश बघेल ने स्थानीय रोजगार को भी बढ़ाने पर जोर दिया है। बिहार के भागलपुर में आशा कार्यकर्ता अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठी है। इस बीच आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लगाकर स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह बाधित कर दिया। इस दौरान जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लगाकर स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह बाधित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अस्पताल खुलते ही ओपीडी सेवा को बंद कराया। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर बैनर पोस्टर लगाकर ताला जड़ दिया और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू की।
तो देखिए, आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला जड़ दिया। साथ ही स्वास्थ्य सेवा भी इस वजह से पूरी तरह से बाधित हो गई। लगातार आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, हड़ताल पर बैठी हैं और नारेबाजी कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला जड़ करके अपना विरोध दर्ज करवाया है और ये कहा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो काम पर वापस नहीं लौटेंगी। तो देखिए, आशा वर्कर्स के हड़ताल पर जाने से निश्चित तौर पर काम भी प्रभावित हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रशासन पर दबाव भी बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द प्रशासन आशा वर्कर की मांग को सुने और किसी बिंदु पर पहुंचे और कहीं पर सहमति बनाए इन तमाम महिलाओं के बीच में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। विपक्षी एकता के लिए जारी कवायद के बीच राहुल गांधी एक बार फिर सड़कों पर यात्रा करते नजर आएंगे। कांग्रेस राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने की तैयारी में है, लेकिन इस बार की यात्रा का फोकस यूपी होगा, जहां 20 से 25 दिन राहुल यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा में विपक्षी एकता की ताकत दिखाने की भी तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि पहली यात्रा में आखिर ऐसा क्या हासिल कर लिया कांग्रेस ने जो अब दोबारा से यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई है। सवाल यह भी कि पहले यात्रा में यूपी में महज 2 दिन रुकने वाले राहुल के महीने भर रुकने की प्लानिंग का मकसद क्या है। देखिए रिपोर्ट। फिर सड़कों पर पसीना बहाएंगे राहुल, यूपी के रण में दिखेंगे यूपी के लड़के, यूपी में जनाधार टटोलने की कोशिश, शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। यूपी के 2 लड़के एक बार फिर साथ आने जा रहे हैं। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते नजर आएंगे। जी हां, इस बार भारत जोड़ो यात्रा का फोकस यूपी है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हालत एक जैसी ही है। कांग्रेस जहां सबसे बुरे दौर में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी लोकसभा में ज्यादा दखल नहीं है। इसलिए दोनों ही दलों के लिए 2024 का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई की तरह है। यही वजह है कि इस बार की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी एकता का दम दिखाने की कवायद हो रही है। इस बार की यात्रा यूपी में 20 से 25 दिनों तक चलेगी। इसमें राहुल के अलावा अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी दिख सकते हैं। यात्रा का ज्यादा फोकस पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर रहेगा। शुरुआत महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर से होगी, जबकि समापन पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगी। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, जो कि ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करेगी। वैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयोग अखिलेश यादव पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा 2019 में अपनी धुर विरोधी पार्टी बीएसपी से भी हाथ मिलाया था, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं रहा। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल से हाथ मिलाया, यूपी के लड़के के नाम से खूब कैंपेन किए, मगर चुनावी नतीजा आया तो सपा को सिर्फ 47 और कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली। आज जनता ने बता दिया कि जनता किसके साथ है, तो वो कब क्या बोलते हैं आप। अब तो मोदी जी की अभी तक लहर चल रही थी, अब तो उनकी सुनामी बहेगी और उस सुनामी में जो अपने परिवार के 1 आध सीटें बचा लिए थे, इस बार वो भी सीटें नहीं बचेगी। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तरह से यात्रा की बात दूसरी आपने बताई है कि यात्रा की शुरुआत होगी। अभी जो भी रूपरेखा आने वाले समय में तय होगी वो आपको बताई जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुखरता से देश के मुद्दों पर श्री राहुल गांधी जी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो सड़क हो, वो कहीं पर किसी भी इवेंट के कार्यक्रम हो, जो जनता के समावेश के मुद्दे हैं उसको कांग्रेस पार्टी उठा रही है, श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं।
खैर, सियासत में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। यह भी एक फैक्ट है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव अपनी पार्टी को कोई भी चुनाव जिता नहीं पाए हैं, जबकि राहुल गांधी के साथ भी यही स्थिति है। ऐसे में एक पुरानी कहावत है कि खग जाने खगही की भाषा, दोनों का दर्द एक सा है। इसलिए 2024 के चुनाव में एक बार फिर यूपी के लड़के साथ हैं। खैर, इस बार की यात्रा में विपक्ष की रणनीति थोड़ी बदली हुई है। विपक्ष का फोकस पूर्वी और पश्चिमी यूपी का ज्यादा है, खासकर वेस्ट यूपी का। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर से यात्रा गुजर सकती है। जल्द ही यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। दरअसल जिलों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहां-कहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है। जहां पर पार्टी का संगठन मजबूत होगा, वहां यात्रा को ज्यादा समय दिया जाएगा। बहरहाल, यूपी में कांग्रेस के लिए खोने को बचा कुछ नहीं है। ऐसे में राहुल की यात्रा के जरिए एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीते कुछ चुनावों का ट्रेंड देखें तो यकीन मानिए, इस पूरी कसरत से कुछ खास निकल पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है, जहां प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद बीजेपी नेता विनोद ठाकुर ने मौजूदा हिमाचल प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने झूठ बोलकर और जनता को बरगलाकर जो 10 गारंटी दी थी, वो सब झूठी साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को जो वादे किए गए थे वो सब झूठे थे। युवाओं को नौकरी देने के लिए जो गारंटी दी गई थी वो सब झूठी साबित हो रही है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें सभी 4 सीटों पर भाजपा की जीत का परचम लहराएंगे। ये है कि ये जो सरकार प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बनी है, ये झूठ और फरेब के दम पे बनी है। इन्होंने 10 गारंटियां दी और 10 में से एक गारंटी भी आज 8 महीने हो गए और ये पूरी नहीं कर पाए। आप देखिए, इन्होंने कहा कि महंगाई की मार हम कम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो नहीं हो पाया। उल्टा इन्होंने 6 रुपये वैट बढ़ा दिया डीजल के ऊपर, जिससे महंगाई बढ़ गई। इन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपये हम पेंशन लगाएंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम किसानों से 10 लीटर दूध खरीदेंगे, वो कहीं नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख को तो छोड़िए, आज युवा सड़कों पे है। संदीप जी, मेरा कहना ये है, हिमाचल सरकार ने किसानों से झूठे वादे किए, ये शिमला में विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। 4 सीटों पर बीजेपी की जीत का परचम लहराएगा। बीजेपी के नेता विनोद ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, आपदा नियंत्रण और बाढ़ को लेकर के बैठक। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे बैठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आपदा नियंत्रण और बाढ़ को लेकर के बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे बैठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। आपदा नियंत्रण और बाढ़ को लेकर के बैठक। संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। संदीप, कब तक ये बैठक शुरू होगी और किन किन एरियाज को स्पेसिफिक लेकर के चर्चा होगी?
क्योंकि जिस तरीके से इस बैठक को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही थी, क्योंकि आपदा और बाढ़ को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बाढ़ जब आती है तो उससे पहले ही कड़े निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती, जहां पर बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है, जहां नहरों की जो सीमा होती है उससे अधिक पानी जब भर जाते, निर्देश जारी किए गए थे कि 15 जून से पहले सभी नदियों की साफ सफाई करा दी जाए, नहरों की साफ सफाई करा दी, जिससे कि बाढ़ का खतरा जो है वो ना देखने को मिले। इसको लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी रहेंगे, इसके साथ साथ जो प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे, अनिल गर्ग, साथ ही साथ विभागाध्यक्ष अनिल सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। बाढ़ को लेकर के जिस तरीके से सिंचाई विभाग की तैयारियां थी, उन तैयारियों में कहीं ना कहीं अभी जो पश्चिम के जिले हैं वहां पे कमियां देखने को मिली थी, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की नाराजगी भी है, और साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद से निश्चित तौर पे बहुत से ऐसे चीजें होंगी जिसमें विभाग जो है सुधार करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।